हाँ राइट करेक्ट समझ गए। वो मैग्नेटिज्म एंड मैटर में हम लोग बेटा कुछ हमने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी थी जिसमें हम लोगों ने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एक्सेट्रा पढ़ा था, तो उसी का ही कंटिन्यूएशन है। एनीवेज गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा मुझे मैं बताइएगा यहाँ तक, शायद हमने लास्ट टर्म पर म्यूआर और कायम में रिलेशन किया था और दैट वाज म्यूआर इज कायम प्लस 1, है ना। तो अब इस चैप्टर का जो पार्ट है वो काफी थ्योरेटिकल है, तो ध्यान से पढ़िएगा। कुछ चीजें तो बड़ी सिंपल से होंगी, उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना है, लेकिन कुछ चीजें जो होंगी उनके लिए आपको एक बार होता है एक रिवीजन कर लीजिएगा, है थ्योरेटिकल पूरी तरह से। मैग्नेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मतलब हमारे आसपास जो डिफरेंट एलिमेंट्स और सब्सटेंसेस, मटेरियल जो एग्जिस्ट करते हैं, हम उनको कैटेगराइज करें कि उनका मैग्नेटिक फील्ड में बिहेवियर कैसा है। जैसे कुछ सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करते हैं, कुछ कम पसंद करते हैं, कुछ ज्यादा पसंद करते हैं और कुछ नापसंद करते हैं। इस आधार पर ये देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। शुरुआत में इनको नाम ही लिख लेते हैं, फिर इनको एक एक करके बात करते हैं। पहला है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। दूसरा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और तीसरा है बेटा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। 3 तरह के सब्सटेंस हैं, 1 बाय 1 चलेंगे। पहला हम डायमैग्नेटिक लेके चलेंगे, पहले आप लिखिए और फिर आप हेडिंग डालिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पहली हेडिंग डालिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बेटा समझिएगा, देयर आर फ्यू सब्सटेंसेस which when placed in external magnetic field they are magnetized feebly मतलब FEEBLY, feebly मतलब weakly, opposite to the magnetic field। मतलब कुछ सब्सटेंस बेटा ऐसे होते हैं जिनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं बल्कि उसके अपोजिट मैग्नेटाइज हो जाते हैं और बड़ी कम मात्रा में, मतलब इतना कम होते हैं कि हमें हम मेजर भी ना कर पाए। तो हम यही लिखेंगे some substances when placed in external magnetic field they are magnetized opposite to the direction ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फीबली, बेटा बड़ा ही कमजोर रूप से, फीबली, राइट। तो बड़े कमजोर रूप से मैग्नेटाइज होते हैं लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के खिलाफ होते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं कर रहे हैं। बोलिए ये पॉइंट क्लियर? ठीक, इंपॉर्टेंट बात समझिए। एक तो ये बात है हम इसे पॉइंट ही बनाते हैं। अब ऐसे सब्सटेंस जो है जो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट बड़े कमजोर रूप से मैग्नेटाइज होते हैं, इनको अगर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरफ रखो तो आप बताइए बेटा, एक मैग्नेट अगर ये है, आप आयरन जैसा एक ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है रखें, तो मैग्नेट के पास कोई आयरन, निकल जैसा सब्सटेंस रखे तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। लेकिन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के नजदीक रखो तो अट्रैक्ट होने की बजाय बहुत ही फेबली रिपेल होता है, बड़ा ही फेबली। हो सकता है वो रिपल्शन हम आपको दिखे ही ना, आप कहोगे सर रखेंगे तो वह झटके से भागेगा, नहीं, आपको लगेगा कुछ हल्का सा वहां पर रिपल्शन हो रहा है, हो सकता है अनुभव ही ना हो, ठीक है, एक्सपीरियंस ही ना हो, लेकिन होगा। अब अगला पॉइंट यही होगा, व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे मतलब डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दे आर रिपेल्ड फीबली या वीकली, कमजोर रूप से वो रिपेल होते हैं। एग्जाम्पल लिखना है तो लिख दीजिएगा, बिस्मथ, कॉपर, एक आध एग्जाम्पल याद भी रख लीजिएगा, बिस्मथ, कॉपर, लेड, वाटर,
एक्सेट्रा। ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करते हैं। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करते हैं तो आप बताइएगा, एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रख देते हैं तो क्या होगा बेटा? ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से कमजोर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करता। जो जहां स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की ज्यादा है उससे दूर भागेगा। तो अगला हमारा यही है, व्हेन प्लेस्ड इन वेरिएबल varying magnetic field it tries to move from the strong magnetic field to the weak magnetic field. बोलिए, क्लियर? When placed in a non-uniform magnetic field it moves from strong region, मतलब strong magnetic field region, तो लिख दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, पूरा लिख देते हैं, फील्ड रीजन टू वीक रीजन, वीक रीजन। तो स्ट्रॉन्ग भाग से वीक की तरफ जाएगा। जैसे मैं एक डायग्राम बना दूं, जैसे मैं यहां पर देखो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना दूं, तो पता जब मैग्नेटिक लाइंस पैरेलल होती तो यूनिफॉर्म होता है। तो अगर मैं इसमें कह दूं ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, चलिए कम ही लाइन बना देते हैं, ये देखो यहां पर मैग्नेटिक लाइंस क्लोज है तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग है, यहां कमजोर है। तो अगर आप इसमें डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को आप ये रख देंगे तो ये बेटा इधर की ओर नहीं भागेगा बल्कि इधर की ओर भागेगा। क्यों? क्योंकि इधर मैग्नेटिक फील्ड कमजोर है। बोलिए, क्लियर ये बात? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। नेक्स्ट पॉइंट का आता है, अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को आप लिक्विड फॉर्म में लें, जैसे वाटर है लिक्विड फॉर्म में, और कोई भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, आप उसको लें और एक यू शेप्ड ट्यूब में, देखिए बेटा एक यू शेप्ड आपके इस तरह की एक ट्यूब ले लें और इसके अंदर लिक्विड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दें। आप अभी शुरुआत में ना बनाइएगा, थोड़ा रुकिएगा। मान ले देखो बेटा यहां तक लिक्विड ही भरा है, डायमैग्नेटिक लिक्विड हमने भरा, तो तुम्हें पता है कि इक्विलिब्रियम के हिसाब से दोनों तरफ लेवल ऑफ लिक्विड सेम हाइट पर आएगा। ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो हम लिख सकते हैं लिक्विड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब आप समझिएगा, दोनों तरफ देखो, दोनों साइड में लेवल सेम है, यही इक्विलिब्रियम का नियम है जो लिक्विड का। अब अगर हम यहां पर एक मैग्नेट रख दें, आप देखिएगा जैसे इस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के पास एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम ये लाएंगे, तो बताओ बेटा ये जो लेफ्ट साइड का जो ये पोर्शन है, जैसे इधर हम नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट लाएंगे, बताओ बेटा लिक्विड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागने की कोशिश करेगा। और इसका मतलब ये ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर जाने का मतलब है इस जगह पे तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रहेगा, ये नीचे की ओर भागेगा और नीचे की ओर जाकर के इस लेवल पे हो सकता है सेटल हो जाए, इधर लिक्विड का लेवल ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो यू शेप ट्यूब में, तो इसके लिए कोई मैं स्टेटमेंट नहीं बना रहा हूं बेटा, आप खुद ही देख ले कि लेवल ऑफ लिक्विड इज कमिंग डाउन, राइट? व्हेन लिक्विड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज फिल्ड इन यू शेप ट्यूब है बेटा, मैं यू ट्यूब लिख देता हूं, तुम यू ट्यूब मत समझ लेना। देन लेवल ऑफ लिक्विड इज डिप्रेस्ड, नीचे की ओर जाएगा बेटा। व्हेन magnet is placed near the one of the limbs, पता ये जो यू शेप ट्यूब का जो लेफ्ट और साइड का पार्ट है इसे लिम्स कहते हैं, इसमें लिक्विड का लेवल जो होगा डिप्रेस डाउन होगा। अब एक और डायग्राम बना रहा है, देखिएगा सिर्फ डायग्राम से प्रॉपर्टी बताएंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है। बताओ बेटा डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंस है मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करता है, तो उसको क्या करता है? एक्सपेल करता है, अपने से दूर भगाता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, एक डायग्राम बना रहे हैं, ये एक स्थान है वैक्यूम में है, यहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऐसे जा रही है। यूनिफॉर्म बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं क्लोज मैग्नेटिक लाइंस बना रहा हूं। ये तो ये वैक्यूम में आपको कुछ मैग्नेटिक लाइंस ये जाती हुई दिख रही हैं। अब अगर जितने स्थान पर ये वैक्यूम है, इसी जगह पर अगर आप एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख लें, मतलब आप क्या करें, इस जगह पे लाएं और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दें, तो जैसे ही इसके अंदर आप एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आकर के रखते हैं, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो क्या होगा? देखो असल में जितनी इसका जितना विड्थ है, इसमें से 1 2 3 मैग्नेटिक लाइंस या 2 3 गुजर रही होंगी। अब ये जानते क्या करेगा?
ये मैग्नेटिक लाइंस को एक्सपेल करेगा, दूर भगाएगा। ये इवन ये ज्यादातर मैग्नेटिक लाइंस को कहेगा भाई साहब दूर से भागिए। इक्का दुक्का जाएगी, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि जीरो कर देता है। और ये जाएगा, ये जाएगा, ठीक। तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ये मैग्नेटिक फील्ड को जितना हो सके उतना अपने से दूर भगाता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, राइट। तो अगर वैक्यूम में आप समझिएगा इस स्थान पर, अब एक चीज बता दीजिएगा मुझे, अगर मैं कहूं इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है, बी नॉट इज व्हाट बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम, तो बताओ बेटा इसके अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड बी है, इस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी है, इसे मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, तो बताओ बी की वैल्यू बी नॉट से ज्यादा होगी कि कम होगी? कम होगी। तो आप ध्यान रखिएगा, हम क्या लिखेंगे, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कम हो जाएंगी, और इसलिए मैग्नेटिक इंडक्शन, इसे बी को मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, ये भी कम हो जाएगा। तो आप इसे बना लो, मैं यहां लिख देता हूं। तो अब इसी पार्ट का कंटिन्यूएशन है, मैग्नेटिक इंडक्शन B विल बी लेस देन B नॉट, जहां पर B नॉट क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन। बेटा मैग्नेटिक इंडक्शन का तो मैग्नेटिक फील्ड ही होता है, इंडक्शन इन वैक्यूम, और B इज मैग्नेटिक इंडक्शन इन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। एक चीज और यहां पर बड़ा ध्यान रखिएगा, डायमैग्नेटिक, जैसे हमने तुम्हें लिखा बेटा मैग्नेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंसेस में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, वन इज डाई, अदर इज पैरा एंड द थर्ड इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। लेकिन तुम्हें बताएं बेटा, इन तीनों प्रॉपर्टीज में से एक वो प्रॉपर्टी जो सभी सब्सटेंसेस में पाई जाती है, मतलब सभी में, वो है डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो जानते क्या है डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी? इंट्रिंसिक या यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। मतलब डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस सभी में पाया जाता है। तो तुम कहोगे फिर पैरा डाई क्यों नहीं है? एक्चुअल में ये इतना कमजोर होता है डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इसके ऊपर ओवरकम करते हैं, तो वो प्रॉपर्टी ज्यादा दिखती है और ये प्रॉपर्टी छिप जाती है। तो बोलिए बेटा, तीनों मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इंट्रिंसिक है या यूनिवर्सल है? वो कौन सी है? डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये सब बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो अगला आप लिखिएगा, डायमैग्नेटिज्म इज इंट्रिंसिक, या आप कह सकते हैं यूनिवर्सल प्रॉपर्टी of all substances, right? सभी में पाई जाती है। In para and ferromagnetic substances, diamagnetic property is obtained, but para and ferromagnetic या magnetism dominates in these substances. इन substances में ये प्रॉपर्टी डोमिनेट करती है। तो मेरा मतलब है, देख समझिएगा बेटा, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो सभी सब्सटेंसेस में पाई जाती है, लेकिन पैरा एंड फेरो में आपको नहीं दिखाई देती है, क्योंकि पैरा और फेरो की प्रॉपर्टी इन पे डोमिनेट कर जाती है। क्लियर? अब आप एक प्रश्न आपकी तरफ आएगा मेरा, बताइएगा, हम लोगों ने जब मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे शुरुआत में, तो शायद उसमें या शायद करंट इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि वो दोनों स्थान क्या पॉइंट है, तो कहां पे पढ़ाया था मुझे ध्यान नहीं है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी ये बात हो सकता हुई हो जो मैं अब करने जा रहा हूं, या मैग्नेटिज्म में मीजनर इफेक्ट याद है? तो सांप सूंघ गया यार तुम लोग। अरे भैया बताया था ना कि सुपर कंडक्टर्स अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाएं तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर पुश्ड अवे
बाहर भेज दी जाती हैं। इसलिए सुपर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। तो इसलिए सुपर कंडक्टर कौन सा सब्सटेंस हुआ, डायमैग्नेटिक या पैरा या फेरो? डायमैटिक और सिर्फ डाय नहीं, तुम ध्यान रखो बेटा, अभी बताया था डायमैटिक सब्सटेंस से तो फिर भी इक्का दुक्का लाइनें गुजरती हैं, मैग्नेटिक लाइंस। सुपर कंडक्टर बिल्कुल ही वापस भेज देता है, खत्म ही एक भी नहीं जाने देता अपने से। तो इसलिए सुपर कंडक्टर इज परफेक्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी सुपर कंडक्टर इज द एग्जाम्पल ऑफ द परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। गॉट इट? हाँ, तो ये मेजर इफेक्ट, मेजर इफेक्ट कहता, आप मुझे क्लियर करिए, मेजर इफेक्ट बताया था ना कि नहीं? क्या बात करते हो? जब बताया था सुपर कंडक्टर होते हैं, जब उनका टेम्परेचर लो होता है तो ये सब्सटेंस का रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। जिस टेम्परेचर पे जीरो होता है उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। और जब किसी सब्सटेंस को क्रिटिकल टेम्परेचर या उस पर उसके नीचे ले जाते हैं वो तो सुपर कंडक्टर हो जाता है। इसलिए सुपर कंडक्टिविटी में एक घटना देखी गई है कि अगर सुपर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं तो मैग्नेटिक लाइंस दूर फेंक दिया जाती। नहीं बताया तो यहां पर मैं लिखा हूं, आप बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए, नहीं है फिर से बता देता। सुपर कंडक्टर्स आर परफेक्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो आपसे कहा जाए कि परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म कौन से सब्सटेंस शो करते हैं या कौन से सब्सटेंस, तो आप कहोगे सुपर कंडक्टर्स हैं। ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं मेजनर इफेक्ट। ये है क्या? चलो मैं फिर बता देता हूं। मेजनर इफेक्ट क्या होता है? इफ T इज लेस देन इक्वल टू TC, मतलब टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस जो सुपर कंडक्टर बनते हैं उनके लिए है बेटा। क्रिटिकल टेम्परेचर यानी जिस टेम्परेचर को सुपर कंडक्टर बनता है उसके नीचे होता है, देन substances become superconductors. And if they are placed in magnetic field, then magnetic field lines are pushed away. It is called Meissner effect. इसे मीजनर इफेक्ट कहते हैं। या अगर ये सुपर कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर मतलब वो सब्सटेंस जो सुपर कंडक्टर बन सकता है। अगर आप देखिएगा मैग्नेटिक लाइन से जा रहे हैं ये, और इस समय टेम्परेचर T इज ग्रेटर देन TC, तब तक ये मैग्नेटिक लाइन से गुजरेंगे। अब सुपर कंडक्टर मत कहना, मतलब कोई कंडक्टर है जो सुपर कंडक्टर बन सकता है। ये अब आगे देखिएगा, अगर यहां पर मैग्नेटिक लाइंस जो है ये आप देखिएगा, इफ T इज लेस देन इक्वल टू TC आएगा तो जो मैग्नेटिक लाइंस इसके अंदर से गई थी सब बाहर फेंक दी जाएंगी। तो बेटा ये सारी मैग्नेटिक लाइंस को बाहर फेंक देता है, सारी एक भी अंदर से नहीं जाने देगा। बताओ, डायमैटिक वाली प्रॉपर्टी दिखा रहा है ना, अभी सुपर कंडक्टर हो जाता है। चले बेटा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पढ़ा था, याद है सबको? ठीक है, तो आप बताइएगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो हमने पढ़ा था, ससेप्टिबिलिटी काई एम, वो तुम्हें याद है डायमैटिक सब्सटेंस के लिए नेगेटिव था, स्मॉल नेगेटिव, लेस देन जीरो। तो यही अगला पॉइंट है हमारा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई एम इज लेस देन जीरो, स्मॉल नेगेटिव, स्मॉल नेगेटिव है। नेक्स्ट आइएगा, तो बताओ बेटा रिलेटिव परमेबिलिटी, ये पढ़ा हुआ है बेटा पिछली क्लास में। परमेबिलिटी इसे हम म्यू आर से लिखते थे, याद करो, इट वाज लेस देन 1, याद आया? अगला लिखिएगा बेटा, काई एम डज नॉट, मतलब समझिएगा काई एम का मतलब जानते क्या हुआ? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, क्योंकि काई एम इज व्हाट बेटा? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अगर हम डायमैग्नेटिक पढ़े तो ये डायमैग्नेटिक के लिए बात कर रहा है, पैरा पढ़े तो पैरा की। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन H,
एच क्या है याद है? मैग्नेटाइजिंग एक्सटर्नल फील्ड होता था ना, मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते थे। ये कोई नई बात नहीं, आप बताइएगा। कायम का क्या मतलब होता है? कायम का मतलब होता है हाउ इजीली सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और कोई सब्सटेंस कितनी आसानी से मैग्नेटाइज होगा, ये उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है। आयरन जल्दी हो जाएगा और अदर सब्सटेंस आसानी से नहीं होंगे। तो कहने का मतलब है द ईज ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसे हम कायम कहते हैं, ये एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड रखा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? अगला पार्ट आइएगा। तुम देखो यार, याद करो, हम लोग पिछले टर्म पे पिछले लेक्चर में हम लोग कुछ चीजें पढ़ी थी। हमने कायम पढ़ा था, उसके बारे में बता दिया। म्यूआर पढ़ा था, बता दिया। कायम एच पे यानी बाहरी मैग्नेटिक फील्ड पे कितना डिपेंड करता है ये बता दिया। अब वहीं पर दो और बातें थी, एक था आई और यही एक एच था। तो आप बताइएगा आई का मतलब याद है बेटा? आई का मतलब था कोई सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर किस हद तक मैग्नेटाइज होता है, ये उस सब्सटेंस की खुद की प्रॉपर्टी है। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। ये आई उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है कि अप टू व्हाट एक्सटेंट इट इज मैग्नेटाइज्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और H क्या था? H was the capability of external magnetizing field। अब मेरी बात का जवाब दीजिए। एक्सटर्नल जो ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है वो और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का खुद का मैग्नेटाइज होने की हद में क्या डायरेक्ट रिलेशन है? डायरेक्ट तो है बेटा। मतलब अगर H को दुगना करो तो I दुगना होगा, H को 3 गुना करो तो I 3 गुना होगा। लेकिन तुम्हें याद होगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस अपोजिट मैग्नेटाइज होते हैं, उल्टा। तो तुम कहोगे कि H और I में नेगेटिव साइन का रिश्ता है, यानी जब आप H बढ़ाते हैं तो I जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता है। तो देखिएगा रिलेशन बिटवीन I एंड H, तो आप ऐसे लिख देना। तुम क्या लिखोगे? I इज प्रोपोर्शनल टू H माइनस में। आप एरो लगाना चाहे एरो लगा दे, यानी जिधर एक्सटर्नल फील्ड होता है ये उसके अपोजिट मैग्नेटाइज होता है। बोलिए बेटा, क्लियर? अगला आइएगा, आई एच ग्राफ क्या बनेगा बताइएगा। आई और एच, आई बेटा फिर समझिएगा, नहीं समझोगे तो मुश्किल आएगी। क्या? आई का मतलब कोई सब्सटेंस किस हद तक मैग्नेटाइज हो रहा है, एच का मतलब जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो कितना है। तो ग्राफ क्या है यहीं से तुम देख लो, डायरेक्टली है बेटा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर H पॉजिटिव तो I को नेगेटिव होना पड़ेगा माइनस की वजह से। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। देखो H एक्सटर्नल फील्ड है, आप इधर ले लो, I प्लस में इधर ले लो, माइनस में I आप इधर ले लो, H माइनस में इधर ले लो, ये ओरिजिन हो गया। तो बताइए I इज प्रोपोर्शनल टू H के अकॉर्डिंग तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। अगर माइनस ना होता तो ये ग्राफ ऐसे जाता, माइनस होने की वजह से ग्राफ नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन जाएगा। बोलिए बेटे, खुद देखो, अगर H पॉजिटिव है तो I नेगेटिव है। इस ग्राफ को और ले जाए बेटा, बताइएगा। देखो ये I हमने बनाया था, ये तुम कहोगे सर जब H पॉजिटिव है तो I नेगेटिव है, अगर H नेगेटिव हो तो I पॉजिटिव होगा, इधर भी तो जा सकता है। ठीक, अब बात आया कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस पर टेम्परेचर का प्रभाव क्या होता है। सब पॉइंट्स है बेटा। तो नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो एक चीज समझिएगा बेटा, डायमैग्नेटिज्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो तुम्हें पता आमतौर पे नियम क्या है, टेम्परेचर बढ़ने पर मैग्नेटिक फील्ड घटता है, लेकिन डायमैग्नेटिज्म टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो तुम क्या लिखोगे? डायमैग्नेटिज्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये तुम याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डायमैग्नेटिज्म। हाँ, कारण मैं बता दूंगा अभी, जब डायमैग्नेटिज्म तुम्हें समझाऊंगा कि कारण क्या है, क्योंकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्यों होती है प्रॉपर्टी, हम बाद में एक्सप्लेनेशन देंगे। डायमैग्नेटिज्म इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, तो आप बताइएगा बेटा, टेम्परेचर हम एब्सोल्यूट ही लेके चलेंगे। तो अगर डायमैग्नेटिक, अच्छा एक चीज बताइएगा, किसी सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को आमतौर पर काई से डिनोट किया जाता है। तो मैं कहूं भाई साहब ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि काई एम जो है वो टेम्परेचर से कोई रिश्ता, मतलब टेम्परेचर से कोई रिश्ता नहीं है, रिलेशन ही नहीं है।
या आप ऐसे लिख तो ज्यादा होगा, इस प्रोपोर्शनल टी की पावर 0 ये ज्यादा अच्छा होगा। बोले बेटा, है ना? चलिए बताइए, ग्राफ क्या बनेगा बताइएगा। अब मेरा तुम्हारे लिए प्रश्न है, ग्राफ दो बनाऊंगा और आप एक बताइएगा कौन सा हमने। ये टेम्परेचर लिया, ये काईएम लिया। काईएम क्या बताता है बेटा? मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी ऑफ डायमेटिक सब्सटेंस। ये हमने लिया ये, और हम इधर माइनस काईएम ले सकते हैं। बेटा ग्राफ टेम्परेचर पे बताता, काईएम डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ग्राफ क्या होगा? टेम्परेचर जितना भी चेंज करो काईएम उतना ही बना रहेगा। देखो टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, काईएम की जो वैल्यू है वही बनी रहेगी, वो तो चेंज नहीं होगी। बोलिए, क्लियर है ये बात? हाँ, नहीं, जितना आप कहे उतना। हाँ, तुम्हारा बिल्कुल सही बात तुम कह रहे हो, वही तो मैं ला रहा हूं। मैंने कहा अलर्ट होना कौन सा सही होगा, इसलिए बनाइएगा नहीं है, तुमने पहले बता दिया। लेकिन काईएम इनवर्स है, नेगेटिव है, तो वास्तव में ग्राफ ऊपर बना हो और नीचे बना हो तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन तुम्हारे पास आए ऑप्शन में नीचे वाला ना हो, सिर्फ ऊपर वाला हो, सही है। ऑप्शन में नीचे वाला हो, सही है। ऑप्शन में दोनों हो तो ये सही है, ये आप गलत मान लोगे। क्यों? क्योंकि ये साइन को भी बता देता है। बोलिए, क्लियर? अब आया एक्सप्लेनेशन ऑफ डायमैग्नेटिज्म। देखो ये क्या कहता है, सुनिएगा बेटा। ये कहता है डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो बात बोलूंगा बेटा इसको तुम जाकर के पीरियोडिक टेबल में उठा करके एटम से मिलाने मत लगना। क्यों? क्योंकि डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी सब्सटेंस की जो होती है, या मैग्नेटिज्म थोड़ा कॉम्प्लेक्स विषय है, तो उसमें जब हम कुछ नियम बताएंगे तो ज्यादा जो डोमिनेट करता है, ज्यादातर में जो दिखता है वो बताया जाता है। हम क्या बताएंगे? डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी उन सब्सटेंस में पाई जाएगी जिनके एटम्स में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आप जाए उनके एग्जाम्पल को लेके पीरियोडिक टेबल में चेक करने लगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो वो सब मत करिएगा, कुछ में वायलेशन मिल सकता है। ठीक है, तो हम यहां क्या लिखेंगे? डायमैग्नेटिज्म या डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, या मैग्नेटिज्म लिख लेते हैं, इज ऑब्टेन्ड इन सब्सटेंसेस in which atoms have even number of electrons, even number of electrons, जिनमें एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का इवन नंबर हो। पहला तो ये है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, एटम्स हैव इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हुआ कि कारण क्या? नहीं, कारण मैं बता रहा हूं, जब मैं खत्म कर लूं तब आपके मन में कोई प्रश्न आए तो आप उसे रखिएगा। पहले मैं पूरा एक्सप्लेन कर लूं तब आप क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चन रखिए। देखो एक्चुअली में डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों पाई जाती है, तो पता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसके अंदर बहुत से मॉलिक्यूल्स, बहुत से आयंस, बहुत सारे एटम्स हैं। एटम्स या मॉलिक्यूल समझ लीजिए। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के किसी एक एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इनमें बोला कि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन पेयर्स में पाए जा रहे होंगे ये। तो अब इनका मतलब क्या है, सुनिएगा बेटा। ये कहते हैं जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ऑर्बिटल मोशन करता है, इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो तुम सबको पता है जब इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है उसके अपोजिट करंट पैदा करता है। इसलिए हर एटम एक छोटा मोटा जो है, या हर एटम जो है, या हर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वजह से एटम जो होता है वो एक करंट लूप की तरह काम करता है। बोलिए, बात क्लियर? तुम्हारे में क्वेश्चन है तो कह रहा है कि डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो पहले ही अगला पॉइंट लिखो डायमैग्नेटिज्म इज ऑब्टेन्ड, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट में मिल जाएगा। ऑब्टेन्ड ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ, ये ऑर्बिटल रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक तो ये तुम्हें ध्यान रखिएगा, ऑर्बिटल रेवोल्यूशन से मिलता है। वी नो दैट इफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व around the nucleus
then they produce current loop, और करंट लूप को आप क्या कह सकते हो बेटा, मैग्नेटिक डायपोल, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहां पे कोई प्रॉब्लम आए तो बताइएगा। इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन मतलब देखिएगा बेटा, ये जैसे इलेक्ट्रॉन इधर रिवॉल्व कर रहा है, इसकी करंट इधर आएगी, तो उस आधार पे ये बेटा एक लूप बन गया, और इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अंदर की तरफ होगा या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। तो इनका मतलब हर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन उस एटम को एक खास डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड देता है। लेकिन अब इनका कहना क्या है कि वास्तव में किसी एक एटम के इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन से जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन की, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। कब? जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट। क्योंकि बेटा ध्यान रखिएगा, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, किसी भी तरह का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो कोई भी सब्सटेंस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं शो करता बेटा। आयरन का पीस भी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन सकता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन आइसोलेटेड आयरन का पीस मैग्नेट नहीं है। तो हर सब्सटेंस, चाहे वो डाई हो, चाहे पैरा हो, चाहे फेरो हो, जब तक उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख के मैग्नेटाइज नहीं करेंगे, वो नॉन मैग्नेटिक होता है। तो वही हम बात कर रहे हैं। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, एब्सेंट है, तो डायमैटिक सब्सटेंस के किसी एक इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन से या ऑर्बिटल रेवोल्यूशन से जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिलता है, तो दूसरे जो पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है उसका डायपोल मोमेंट अपोजिट होता है, और दोनों डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। इसलिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में क्या होता है, ये नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो रखता है, यानी डीमैग्नेटाइज होता है। बोलिए, क्लियर ये बात? स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा। लिखो, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ईच एटम इज जीरो। हर एटम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो है बेटा, ये वर्ड ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो आप शब्दों को सुनिएगा, when it is placed in external magnetic field, जैसे मान लीजिए इसको मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, और बड़े ध्यान से सुनिएगा, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर नीचे की तरफ बना था, मतलब इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस इलेक्ट्रॉन के रेवोल्यूशन से अगर वो नीचे की तरफ था, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे की तरफ है, तो ध्यान रखिएगा वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल था, वो स्लो हो जाता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपोजिट था, तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के भी अपोजिट होगा, वो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, या थोड़ा हम कह सकते हैं एक्सेलरेट करने लगेगा। कारण क्या है? कारण समझिएगा, आपने ईएमआई पढ़ा है, अभी मैंने पढ़ाया था, तुम्हें याद है, सुनिएगा बेटा। एक इलेक्ट्रॉन अगर अपना इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है और अपना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अंदर की तरफ पैदा कर रहा है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसी की डायरेक्शन में है, तो वो इलेक्ट्रॉन स्लो होता है। क्यों? क्योंकि लेंज लॉ कहता है कि जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, तो इंडक्शन का इफेक्ट क्या है, कि ये इंडक्शन इफेक्ट कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है या जो लूप है, जो भी करंट लूप है, वो मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का अपोज करता है। तो ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, डायपोल मोमेंट भी इधर की तरफ था, तो वो इलेक्ट्रॉन स्लो पड़ता है और कहता है कि भैया हम मैग्नेटिक फील्ड को नहीं बढ़ने देंगे। अब जरा दूसरे इलेक्ट्रॉन को देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बढ़ता है, तो जो इलेक्ट्रॉन उल्टा रिवॉल्व कर रहा था और इधर डायपोल मोमेंट दे रहा था, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फास्ट होता है, क्योंकि उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड अपोज कर रहा था। ये कह रहा भाई साहब नहीं करने देंगे, अपोज कमजोर नहीं करने देंगे। तो मैं स्टेटमेंट ये दे रहा हूं, व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देन द इलेक्ट्रॉन whose magnetic dipole moment was parallel to the external magnetic field is slowed down, decelerates, and the electron whose magnetic dipole moment was opposite to the field is accelerated. तो बताओ बेटा, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट था वो एक्सेलरेट होगा,
तो इसका मतलब उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट बढ़ जाएगा, इसीलिए ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फेबली मैग्नेटाइज होता है। व्हेन डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस और एटम्स आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देन द इलेक्ट्रॉन्स हैविंग ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर स्लोड डाउन, स्लो हो जाते हैं, एंड दोज आर इन अपोजिट डायरेक्शन आर एक्सेलरेटेड। तो पढ़ाना तो लिख दो, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर एक्सेलरेटेड। ठीक बेटा, एक्सेलरेट होते हैं। हेंस डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर मैग्नेटाइज्ड opposite to the direction of magnetic field, फेबली, कमजोर रूप से, राइट, कमजोर रूप से मैग्नेटाइज हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बात हमने बेटा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की पूरी बातचीत की, सारे हैं पॉइंट। ज्यादातर पॉइंट तुम्हें सिंपली याद हो जाएंगे, कुछ वो जो ग्राफ वाले थे, कुछ जो पॉइंट जो काई एम आई एच वगैरह से रिलेटेड थे, उनको थोड़ा सा एक बार हल्का सा ये आप एक होता है ना रिवीजन करेंगे तो आपको और आसानी से याद रहेंगे। पॉइंट मुझे लगता है इक्का दुक्का छोड़ के सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में एक होता है ना एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन यहां आ जाता है। अब आता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस।